अब देखो इसमें जो बच्चे हमने कल किया था, आई थिंक जो अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो सभी को क्लियर होगा। सेकंड वन जो है जार्टमैन एंड कोज एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सारी कंप्लीट कर रखी है। इसकी जस्ट वर्किंग जो है वही इसकी हमारे पास अभी पेंडिंग है, ठीक है। अब जो वर्किंग है वो देखो, जार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये आपके पास जो ये दैट इज एक्सपेरिमेंट है, वो किसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज द experimental evidence या experimental verification, not evidence, experimental verification for मैक्सवेल स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे पास जो यहाँ पे हमने कल डिस्कशन किया था कि इसके अंदर कौन कौन सी मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, अब वो एक बार कंपोनेंट में दोबारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन जो आपके पास है दैट इज योर फर्स्ट वन है ओवन है। उसके बाद में ये दो अपने पास कोलिमेटिंग स्लिट्स है, दे विल प्रोवाइड फाइन बीम ऑफ सीजियम एटम्स, बिस्मिथ एटम्स और मे बी सिल्वर एटम, द विच वन यू आर यूजिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव यूज ए सिलेंड्रिकल ड्रम having a hole that act as a slit, and the name of this slit is that is S3. I think that is not clearly visible. The name that is S3, this one is S1 and this one is S2. And now this drum is also rotating on this axis, that is A axis, and this drum also contains a glass plate G. This one is the glass plate G. On this plate the atoms will collide or atom will diffuse in this plate. After that what we will do, we have to move this plate and we have to measure the spectrum of this plate, and you have to compare the spectrum of this plate and the diagram that we have already done in case of Maxwell speed distribution, ठीक है। अब इसमें देखो, अब वर्किंग के अंदर क्या होगा, मेन इसकी वर्किंग रहेगी, कंस्ट्रक्शन हमने सारी कर रखी है, अब इसकी वर्किंग जो है वो क्या है। अब इसके अंदर क्या है कि एज हमने कल किया था कि ये जो मेरे पास ड्रम है, ये जो ड्रम है यहाँ पे इसके होल है, ये मेरे पास दो स्लिट्स आ गई, दैट इज कोलीमेटर आ गए, दैट इज वन S1 एंड दैट इज S2, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ओवन है, ठीक है, ये अपना ओवन है। अब क्या होगा कि ओनली देयर इज ओनली सिंगल line of axis in case of one rotation। अब यहां पे मेरे पास सपोज करो कि ये मेरे पास प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट क्या है, ये प्लेट इस सिलेंड्रिकल ड्रम के साथ कनेक्टेड है, जैसे वो रोटेट होगा वैसे ये प्लेट उसके साथ ही अटैच्ड है, तो उसके साथ ही रोटेट होगी। तो अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये कितने टाइम रोटेट कर रहा है, 6000 टाइम्स, दैट इज आरपीएम है, तो रेट पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 6000 इसकी रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिस टाइप से ये रोटेट करेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि ओनली सिंगल टाइम इन ए सिंगल रोटेशन दीज थ्री, ये वाली जो ओवन है, ये पॉइंट S1 S2 और ये वाला पॉइंट आपका क्या था, S3, दीज थ्री पॉइंट्स आर इन लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना, ओनली सिंगल टाइम इन सिंगल रोटेशन, ठीक है ना। अगर वन रोटेशन हो रही है, मान के चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, यहाँ पे मैंने ये जो आपकी रोटेशन है इस डायग्राम में क्लॉकवाइज शो कर रखी है, लेकिन जो आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर रखी है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस रोटेशन को इस साइड कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉकवाइज भी करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज भी करोगे, बस थोड़ी सी वर्किंग उसमें हमने चेंज करनी, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर है कि इन ए सिंगल रोटेशन देयर इज ओनली सिंगल टाइम व्हेन दीज 4 पॉइंट्स, जो ये अपना ओवन का पॉइंट है S1 S2 और S3, ये एक ही लाइन के अंदर आएंगे, एंड देन क्या होगा, आपका जो एटम है वो कहां पे हिट करेगा, सिर्फ तभी पॉसिबल है कि आपका जो एटम है यहां से जाकर इस प्लेट के ऊपर हिट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो आपका पार्टिकल है वो चाहे आपका सिलेंडर जैसे मर्जी रोटेट करे, वो अपना जो एटम है, मान के चलो सीजियम एटम है, वो जब चाहे इसको क्रॉस कर जाएगा, नहीं, ठीक है ना। ओनली सिंगल टाइम इन ए सिंगल रोटेशन दैट पार्टिकल दैट एटम विल गोइंग टू pass from the S3 slit, because only single time these 4 points are in line of axis। सिर्फ सिंगल टाइम ऐसा होगा कि ये चारों पॉइंट आपके
एक ही लाइन में होंगे, तब वो जो आपका पार्टिकल है वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, वो जो आपका पार्टिकल है, आपका एटम है, वो स्ट्राइक करेगा इस प्लेट के बिल्कुल कहीं पर स्ट्राइक करेगा। चलो ये ना सोचो एक बार कि वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे ये सपोज करके चलो कि दिस ड्रम इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो मान के चलो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और हमने कल किया था कि हमने ओवन को जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया है दैट इज 827 डिग्री सेल्सियस, इसके अराउंड हमने इसको टेम्परेचर दे रखा है। बट दैट डजंट मीन कि ईच एंड एवरी एटम हैज सेम स्पीड, क्योंकि टेम्परेचर और स्पीड, जितना हम टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। बट हमने ईच एंड एवरी एटम, इंडिविजुअल एटम को सेम एनर्जी दे रखी है, सेम टेम्परेचर दे रखा है, इट मीन उनकी स्पीड सेम होगी। बट दैट इज नॉट द केस, स्पीड उनकी सेम नहीं होती, बिकॉज इंडिविजुअल एटम जो है उनके पास अपनी इंडिविजुअल एनर्जी भी होती है, दैट इज नोन एज थर्मल एनर्जी। एंड ड्यू टू दिस एनर्जी, किसी के पास ये एनर्जी ज्यादा है, किसी के पास ये एनर्जी कम होगी, तो दैट इज वाई किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी। अब वो क्वेश्चन ये है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो इस प्लेट के लेफ्ट साइड आके फॉल करेगा या वो इस प्लेट के राइट साइड आकर फॉल करेगा, बस ये क्वेश्चन है और यही इसके अंदर लिखना है। अब ध्यान रखना, अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन यू हैव टू चेंज दिस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लेफ्ट में ज्यादा आएंगे, राइट में ज्यादा आएंगे, दोनों चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे आपका रिटर्न भी है नोट्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि जब वो आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करेगा, तब मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हो कि जो फास्ट मूविंग एटम होगा वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। अब मैं इन सभी फिगर्स को क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ मैं प्लेट यहाँ पे बनाऊंगा। अब देखो ये कुछ इस टाइप के हमारे पास, सॉरी इसको मैं रेड कलर में करता हूं, दोबारा देखो इसको, ये अपने पास प्लेट है, दैट इज जी प्लेट है अपनी, ठीक है। ये उस तरह से जो सिलेंडर है उसके ऊपर ये इस तरह से लगी हुई है, ये अपनी जी प्लेट है, दैट इज जी प्लेट। अब चलो वो सारे जो पॉइंट्स हैं S1 S2 S3 आर इन लाइन ऑफ एक्सिस, एंड लेट अस सपोज दैट कि दिस इज द लाइन ऑफ एक्सिस जो एटम आ रहा है, ठीक है, इस साइड आ रहा है एटम। अब वो एटम अगर तो वो फास्ट है तो वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, अगर वो स्लो है तो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, बस यही हमने देखना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये आपके पास जो प्लेट है वो रोटेट कर रही है, ये सिलेंडर के साथ ज्वाइंट, अब ये सिलेंडर जो है इस साइड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बिकॉज हमने कौन सी डायरेक्शन कंसीडर कर रखी है, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने ये डायरेक्शन कंसीडर कर रखी है यहाँ पे, ये चीज क्लियर है। तो अब उसी के साथ आपकी प्लेट भी रोटेट हो रही है, तो अब होगा क्या, उसी के साथ प्लेट भी रोटेट हो रही है, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो आपका फास्ट मूविंग है ना, तो जो फास्ट होगा वो इस प्लेट को कहाँ पे जाके हिट करेगा, जो फास्ट है वो तो इसी पॉइंट पे हिट करेगा, क्योंकि प्लेट इसी के साथ रोटेट कर रही है। लेकिन जो आपका स्लो मूविंग होगा वो कहाँ पे हिट करेगा। आप देखो जो स्लो मूविंग होगा उसके लिए क्या होगा, स्लो मूविंग के लिए देखो, अब यहाँ पे ऐसा केस हो जाएगा, मैं इस दूसरी साइड बना रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास केस है सेम प्लेट है, दोबारा दूसरी प्लेट भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब वो प्लेट यहाँ से आगे चलेगी, मान के चलो आपकी प्लेट जो है वो यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपका, अगर वो स्लो मूविंग है तो वो कहाँ पे फॉल करेगा, अब वो लाइन एक्सिस उसकी सेम थी, उसने इसी एक्सिस पे आना है, लेकिन उसकी प्लेट आगे चली गई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, प्लेट आगे चली गई, तो इट मीन्स वो कहाँ पे फॉल करेगा, अब वो हो सकता है यहाँ पे फॉल करे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेट है वो बहुत ज्यादा आगे चली जाए, मान के चलो प्लेट यहाँ पे चली गई, ठीक है, ये प्लेट यहाँ पे पहुंच गई और रोटेशन जो है स्टिल अपने पास रोटेशन इस साइड चल रही है रोटेशन। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइन ऑफ एक्सिस स्टिल सेम है, वो बिल्कुल सेंटर पे ही आ रही है, उसी लाइन पे आ रही है, अब वो कहाँ पे हिट करेगा देख लो। अब क्लियर है कि अगर तो वो फास्ट मूविंग है तो वो लेफ्ट साइड हिट करेगा, और अगर वो स्लो मूविंग है तो वो कौन सी साइड हिट करेगा, राइट साइड हिट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट, क्योंकि आपकी प्लेट जो है वो रोटेट करेगी। अब प्लेट की रोटेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो अगर फास्ट मूविंग आया है तो बिल्कुल प्लेट के स्टार्टिंग में हिट करेगा, तो वो प्लेट की साइड कौन सी है, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट। अगर वो एटम आपका स्लोली आ रहा है देन वो प्लेट थोड़ा सा पास आउट हो जाएगी उस सेंटर पोजीशन को, और वो कहाँ पे हिट करेगा, वो उस प्लेट के राइट साइड हिट करेगा। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि वो लेफ्ट साइड हिट करेगा
या राइट साइड हिट करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि वो जो आपका एटम है वो तो उसी लाइन ऑफ एक्सिस पे आएगा, पर आपकी प्लेट आगे जाएगी या आपकी प्लेट पीछे रह जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे हिट करेगा। अगर तो आपकी प्लेट पीछे ही है, ठीक है, तो वो हिट करेगा लेफ्ट साइड के ऊपर। और प्लेट पीछे कब रहेगी? ओनली ओनली इन वन केस, जब आपका एटम ही फास्ट आ गया, ठीक है ना, क्योंकि प्लेट तो उसी प्लेट की रोटेशन सेम चल रही है, 6000 रोटेशन पर मिनट है, वो तो कांस्टेंट है, तो वो आप फास्ट स्लो नहीं कर सकते। वो डिपेंड करेगा कहाँ पे हिट करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, दैट इज ओनली ऑन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द एटम। तो अगर वो फास्ट होगा तब तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हिट करेगा, जैसे यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से डोनेट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में हिट करेगा। अगर उसकी जो स्पीड है बिल्कुल स्लो हुई तब वो कहाँ हिट करेगा? राइट साइड हिट करेगा। इस जो आपके पास अभी हमने ये चीज एक्सप्लेन की है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, जिस यही इसकी वर्किंग है। बस आपको यही बताना है कि वो लेफ्ट हिट करेगा या वो राइट हिट करेगा। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे मैंने वहां पे ये एक्सप्लेन किया था ना, ये चलो एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में जो आपकी प्लेट थी वो यहाँ पर थी, ये प्लेट थी, तो वो जो लाइन ऑफ एक्सिस थी वो बिल्कुल क्या आई, फास्ट था, तो वो यहाँ पे हिट करेगा। अब बाद में ये केस देख लो, आपकी प्लेट जो है वो सेंटर से आगे चलेगी। अब ये वाला जो एटम है मान के चलो स्लो आ रहा है, तो वो कहाँ पे हिट करेगा? राइट साइड हिट करेगा। ये कहाँ पे हिट करेगा? लेफ्ट साइड हिट करेगा। बस ये आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि वो लेफ्ट हिट करेगा या वो राइट साइड हिट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये सारा प्रोसीजर होने के बाद में कि वो लेफ्ट साइड हिट कर रहा है, राइट साइड हिट कर रहा है, आफ्टर दैट क्या होगा यहाँ पे? अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर एक्सपोजिंग दिस प्लेट फॉर 8 to 15 आवर्स, हमने क्या करना है, इस प्लेट को 8 to 15 आवर्स हमने इसको क्या करना है, एक्सपोज करना है। अब एक्सपोज किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, कि आपने इसको एक्सपोज करना है, दैट इज एक मिनट बच्चे, मुझे बस 1 मिनट दो। अब देखो, हमने क्या करना है, इसको एक्सपोज करना है प्लेट को। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने नंबर ऑफ कुछ 10-20 आइटम्स के सामने एक्सपोज करवाया, उस प्लेट को निकाल लिया। ऐसा नहीं करना, हमने उस एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स करना है, 8 to 15 आवर्स उस एक्सपेरिमेंट को करो, उस प्लेट को इतना टाइम उस एटम्स के आगे एक्सपोज करना है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, उस प्लेट को उस ड्रम से बाहर निकालना है, देन वी विल गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑन द ग्लास प्लेट। आफ्टर दैट उसको बाहर निकाल के हमें वहां से क्या मिलेगा, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब उस स्पेक्ट्रम को समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्पेक्ट्रम एंड हाउ कैन यू, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने रिजल्ट निकाला है वो मैक्सवेल स्पीड के साथ मैच अप कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमने यहाँ पे देखना, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने ग्लास प्लेट यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये वाली, दैट इज दिस वन इज योर ग्लास प्लेट। ये जो है ये ग्लास प्लेट है, ये हमने वो ग्लास प्लेट है जो हमने वहां से ड्रम से बाहर निकाल ली है आफ्टर 8 to 15 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। इतना टाइम एक्सपोज करने के बाद वहां से निकाल लिया है, तो उसके ऊपर ये एटम्स जो है डिफ्यूज हो जाएंगे। अब फिर क्या है, अब वो हमने प्लेट निकाली है, तो उस प्लेट के ऊपर क्या होगा, ये प्लेट की लेफ्ट साइड है एंड दिस वन इज द राइट साइड। तो अब हमें पता है कि लेफ्ट वाली साइड जो है वहां पे स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है ना, इस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगी, जो आपका एटम है वो फास्ट मूविंग होगा, और इस साइड पे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और ये इसी एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्लियर है, ये वही प्लेट है, वही ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रखा है कि इस डायरेक्शन के अंदर आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, अगर वो स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अब क्या होगा इस केस के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि आप उस प्लेट के ऊपर चेक करोगे तो हर लेफ्ट साइड देखो, चलो मैंने लेफ्ट आ गया, मिडल आ गया और राइट आ गया। अब ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट, मिडल और राइट तीनों पोर्शन के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। नो, दैट इज नॉट द केस। बस वहीं से हमें पता चला कि दिस एक्सपेरिमेंट इज द एविडेंस ऑफ मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा कि जब हमने उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया, तब हमने क्या देखा कि जो आपकी लेफ्ट साइड है, ये देखो लेफ्ट आ गई, ये मिडल आ गया, ये आपका राइट साइड आ गई। जो आपकी लेफ्ट साइड थी ना, ये वाली देखो लेफ्ट साइड जो है, एक मिनट बच्चे मुझे क्लियर करने दो इसको। अब देखो, अब क्या है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, दिस वन इज मिडल साइड, और ये आपके राइट साइड है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि लेफ्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कम है,
नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कम है, बट हमें पता है लेफ्ट साइड स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है ना। v ऑफ l इज ग्रेटर देन v ऑफ m इज ग्रेटर देन v ऑफ r। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है। तो लेफ्ट, मिडल और राइट साइड हमारे पास तीन पोर्शन आ रहे हैं, लेफ्ट, मिडल और राइट तीन ही वेलोसिटीज आ रही हैं, लेफ्ट की वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था उसके अंदर जो आपके पास कर्व आई थी, वो कर्व देखो मेरे पास किस टाइप की कर्व थी। अब ये देखो, ये जो हमने कर्व ड्रॉ की थी वो कुछ इस टाइप की कलर थी, कर्व थी, आपको याद होगा। अब इसमें हमने तीन लाइंस ड्रॉ कर रखी थी, ये बिल्कुल सेंटर में इसकी वेलोसिटी अलग होती है, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग थी, और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग थी। ये जो है आपके पास, ये कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, स्पीड कह लो। और ये आपके पास कौन सी होती है, दैट इज एवरेज होती है, ठीक है। और ये कौन सी होती है, VRMS होती है, ऐसे ही होता है ना। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है, सबसे आगे कौन सी है, ये VRMS ही है ना। इस साइड आपका FV था और इस साइड आपकी स्पीड थी, तो VRMS सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा है पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो सबसे ज्यादा है या सबसे कम है इसके अंदर। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है इस साइड हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ तक जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, ये जो पॉइंट है ये आपका किसके लिए है, ये पॉइंट है आपके पास बी मोस्ट प्रोबेबल के लिए है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस स्पीड पे हैं, मोस्ट प्रोबेबल के ऊपर है। उसके बाद में नंबर ऑफ जो आपके एटम्स हैं वो किस पॉइंट के ऊपर हैं, उसके बाद में है वी एवरेज के ऊपर है। और थर्ड जो बचेगा वो आपका कौन सा है, VRMS के ऊपर। तो इस डायग्राम से ये तो क्लियर है कि जिनकी स्पीड ज्यादा होगी उनका नंबर कम होगा, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। और ऐसा ही उस स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, सिर्फ 4-5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, और ऊपर ये मैंने कर्व दे रखी है स्पीड की, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, VRMS। अब ये लिखने का एक पर्पज है, ऐसा नहीं है कि जैसे मर्जी लिख दो, VRMS आगे कर दो, मोस्ट प्रोबेबल आगे पीछे कर लो, ऐसा नहीं हम कर सकते। हमने कर्व ड्रॉ कर दी, लेकिन ये जो कर्व है ना यहाँ पे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कर्व यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो आपके पास जितनी कर्व की हाइट ज्यादा होगी ना, दैट मीन्स उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो यहाँ से मैंने जो डायग्राम ड्रॉ करवाया है अभी मैक्सवेल वाला, उसके अंदर ये तो क्लियर है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो यहाँ पे देखो ये स्पीड ज्यादा है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो कर्व ड्रॉ कर रखी है वो कर्व देखो स्मॉल हाइट की ड्रॉ कर रखी है। आफ्टर दैट जो स्पीड किसकी होती है, वी एवरेज मिडल वाली स्पीड होती है, तो मिडल के ऊपर एवरेज स्पीड आएगी और मॉलिक्यूल्स आपके थोड़े से ज्यादा आएंगे इस कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल N1 है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल N2 होंगे, और ये ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने ज्यादा लिखे हैं, वहां पे फर्स्ट में 4 थे और यहाँ पे मैंने 8-10 ड्रॉ कर रखे हैं। और ये उसकी जो स्पीड है वो भी तो फिर क्या कर दी, स्पीड नहीं है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, स्पीड तो VRMS ज्यादा होती है। ये जो कर्व है ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो यहाँ पे मैंने पेन के हेल्प से ड्रॉ कर रखी है ना, ये वाली दोबारा देखो, ये वाली जो अपने पास जो मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये वाली जो है ना, दैट इज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। और यहां से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, दूसरी जो फिगर है ये वाली फिगर देखो, इसके अंदर क्या है कि अगर मेरे पास स्पीड ज्यादा होगी तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है इसके ऊपर, उसके बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके ज्यादा है, आफ्टर दैट इसके ज्यादा है। और ऐसा ही इसके स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व किया गया कि जितनी आपके पास स्पीड ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम आए उस प्लेट के ऊपर, ठीक है। और जिसकी स्पीड कम थी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आए हैं, ज्यादा हैं। वो देखो जिस साइड स्पीड कम थी, ये राइट साइड स्पीड कम है ना, और उस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कितने हैं, यहाँ पे देखो मैंने कितने ड्रॉ कर रखे हैं। और उसका जो डायग्राम है, उसका जो ये डायग्राम है वो भी मैंने हायर ड्रॉ कर रखा है। क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि ये क्या चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ये जो आपका है, ये जो भी यहाँ पे ड्रॉइंग कर रखी है, ये वाली जो चीजें हैं, ये आपको ये रिप्रेजेंट करवा रही हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया इस जार्टमैन एंड को एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की गई कि जो लेफ्ट साइड है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम आए हैं, बट लेफ्ट साइड में स्पीड ज्यादा होती है, तो दैट मीन्स कि वो कौन सी स्पीड है, RMS है। फिर देखा गया कि राइट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा आए हैं लेकिन वो स्पीड
बहुत कम थी। और सबसे कम स्पीड कौन सी होती है, जो मैक्सवेल ने ड्रॉ की थी, वो आपकी होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो दैट मीन्स कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो लॉ है उसके साथ बिल्कुल क्या कर रहा है, आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल उसके साथ मैच कर रहा है। तो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कि ये वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, ये वेलोसिटी तो हमें पता है आरएमएस ज्यादा होती है, और लेफ्ट साइड मैंने बोला है कि लेफ्ट साइड वेलोसिटी ज्यादा है, राइट साइड वेलोसिटी क्या है, कम है। और वो आपको इस डायग्राम से भी पता चलेगा, जो हमने मैक्सवेल वाला डायग्राम किया था उसमें वी आरएमएस सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में सबसे कम होती है वी मोस्ट प्रोबेबल, और वही यहाँ पे शो कर रखा है सबसे ज्यादा और ये सबसे कम। जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान में रखना। और ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट है। अगर किसी बच्चे को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, हाँ मिस संजना, आप अब आ रहे हो, क्लास तो 10 मिनट चली गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, लेट क्यों आए हो? मैंने पहले ज्वाइन की हुई थी मैंने पहले, अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे, ज्वाइन की थी अभी। ठीक है। अब देखो, आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। जो बच्चे लेट आए हैं वो एक बार चलो आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जार्टमैन को दोनों एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, और वो आपका डायग्राम भी शो करता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ हमने स्पीड का लॉ किया था, वहां पे जो आपको ये डायग्राम करवाया था वो हमें यही चीज बताएगा। ये वाला जो डायग्राम था, वहां पे 3 स्पीड्स आती हैं इस तरह से। तो जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी वी आरएमएस सबसे ज्यादा होती है, पर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो सबसे कम होते हैं। इस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और ये आपके दोनों एक्सपेरिमेंट कवर अप हो चुके हैं, इन दोनों को अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ना 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब अगर वो ये पूछ ले एग्जाम के अंदर, पहली बात तो बहुत रेयर चांस है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एक्सप्लेन करो फॉर स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो है जो हमने ब्राउनियन मोशन देखते हैं ना, कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, आगे पीछे एक जगह पे स्टॉप ही नहीं होती। ठीक है ना, तो वो जो आपका मोशन है वो आपका एविडेंस है किसका, मैक्सवेल स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है, मान के चलो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, वो दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस साइड चला जाएगा, तीसरे के साथ कोलाइड करेगा, इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो है आपका, वो किसका एविडेंस है, दैट इज योर एविडेंस फॉर दिस वन, दैट इज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में जो हम डोपलर इफेक्ट करते हैं, आई थिंक आपको 12th में किया था वहां पे, बट इतना याद नहीं होगा। अब बीएससी में आएगा, एमएससी वगैरह में भी आएगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। जो डोपलर इफेक्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हमें जो डायग्राम मिलेगा उसके अंदर हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन चेक करते हैं, उस स्पेक्ट्रल लाइन की हमें विड्थ मिलती है। तो जो विड्थ मिल रही है, अब विड्थ जो है, ऐसा डायग्राम किसका था, द सेम डायग्राम इज फॉर मैक्सवेल स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो विड्थ जो है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो किसका एविडेंस है, दैट इज द एविडेंस ऑफ मैक्सवेल स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज क्लियर है? तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरिफिकेशन और एविडेंस। ठीक है ना, ये वेरिफिकेशन नहीं है, ये एविडेंस है कि हाँ इस केस में भी ये चीज होती है, इस केस में भी ये चीज होती है, दैट मीन्स ये दोनों चीजें सेम जैसी होंगी। ठीक है, तो ये एविडेंस है। तो वेरिफिकेशन आती है एग्जाम के अंदर, एविडेंस नहीं आएगा। एविडेंस अगर आया तो 2 मार्क्स में आएगा, तो वो 2 आपको यहाँ पे लिखवा दिए। ठीक है, तो ये एविडेंसेस भी कर लेना, ये आपके मैक्सवेल स्पीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मैचअप करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये चीज क्लियर होगी, दोनों आपके एक्सपेरिमेंट क्लियर हैं इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है, आपके 3 टॉपिक्स हैं, और तीनों जो बेस है, तीनों की जो आपने थ्योरी लिखनी है, तीनों का जो डेरिवेशन करना है, लगभग सेम है। बस जो मेन उसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, किसी के अंदर प्रेशर चेंज होगा, किसी के अंदर मोमेंटम चेंज करनी है, किसी के अंदर मास चेंज करना है, टोटल बाकी वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से देख लो एक बार। ठीक है, बाकी आपने विस्कोसिटी जो है वो आपने केमिस्ट्री वगैरह के अंदर भी पढ़ी होगी,
कि जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हम जो अपने पास विस्कोसिटी है वो हम क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन करने की नीड है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अब हमने ये चीज देख ली कि यहाँ पे हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि अपने पास कोई मान के चलो कोई लिक्विड वगैरह फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जो लिक्विड वगैरह फ्लो करेगा तो उसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ चलो लिक्विड नहीं है, आप सिंपली कंसिडर कर लो कि आपके पास कोई गैस है। अब उसके अंदर मेरे पास क्या है कि गैस के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी लेयर फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि सभी की जो आपके पास स्पीड है वो सेम होती है, कोई फास्ट मूव करने वाली होती है, कोई आपकी कम वेलोसिटी से मूव करेगी, कोई आपके पास बिल्कुल लेस वेलोसिटी से मूव करेगी। अभी तो हमने देखा है ना 3 टाइप की वेलोसिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। एक आपके पास VRMS होती है, ये ग्रेटर होती है V एवरेज से, और ये ग्रेटर होती है V मोस्ट प्रोबेबल से। ये तो चीज क्लियर है सभी को। तो इट मीन्स कि जो भी हम कंटेनर कंसीडर करेंगे, सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक कंटेनर कंसीडर करके दिखा रहा हूँ, जो भी हम कंटेनर कंसीडर करेंगे, ये मान के चलो मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब उनकी मैं लेयर्स कंसीडर कर रहा हूँ। ये मान के चलो आपके पास ये वाली जो लेयर है ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपके पास सेकंड लेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी तरह से ये थर्ड लेयर आ गई बिल्कुल लास्ट में, ये आपकी थर्ड लेयर है। इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी मान के चलो VRMS से सबसे ज्यादा वेलोसिटी है। उसके बाद में ये है इसकी थोड़ी सी एवरेज वेलोसिटी है, और इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तीनों की वेलोसिटी अलग अलग है। अब होगा क्या कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो अपने साथ जो उसके लोअर लेयर है उसको क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब उस फोर्स के कारण वो क्या करेगा कि उसको अपने साथ ही मूव करवाना चाहेगा, बिकॉज है तो टोटल इकट्ठी है ना। चाहे आप सॉलिड का केस ले लो, लिक्विड का केस ले लो, चाहे गैस का केस ले लो, तो वो क्या होगा कि वो अपना जो फोर्स है वो लोअर लेयर के ऊपर अप्लाई करेगा, और जो लोअर लेयर है वो उससे नीचे वाले के ऊपर अप्लाई करेगी। और जिसके कारण क्या होगा कि वहां पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है कि अगर वो प्रेशर एक दूसरे के अप्लाई करेंगे तो फोर्स होगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो आपकी लेयर है फास्ट मूव कर रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या करेगी, वो मोमेंटम क्या करेगी, लोअर लेयर को मोमेंटम पास करेगी। जो फास्ट मूव कर रही है वो लोअर लेयर को मोमेंटम पास करेगी। अब देखो इसको मैं बिल्कुल इजी वे से यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकंड लेयर है, और ये मान लो थर्ड लेयर है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर। अब होगा क्या इसमें, जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो मान के चलो फास्ट मूव कर रही है, ये फास्ट मूव कर रही है, ये मैंने फास्ट मूव कर रही है तो मैं 3 एरो से शो कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्लो मूव कर रही है, 2 एरो से शो कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्लो मूव कर रही है तो 1 एरो से शो कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि जो आपकी फास्ट मूव कर रही है वो इसको थोड़ी सी मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, इसको क्या करेगी, इसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगी। मोमेंटम ट्रांसफर करने का मतलब है आप ये कह सकते हो कि ये इसको फास्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये आपके पास जो 2, 3 है ये क्या करेगी, ये इसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, ठीक है। और ये जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है फ्रॉम फास्टर मूविंग लेयर टू स्लोअर मूविंग लेयर, उसको हम क्या करते हैं, उसके कारण जो एक फिनोमिना राइज होता है उसको बोला जाता है दैट इज द विस्कोसिटी, ठीक है। जिसके कारण एक फिनोमिना अराइज होगा जिसको हम बोलते हैं दैट इज द विस्कोसिटी। अब एक्चुअल में ना ये चीज हम लिखते तो ऐसे हैं कि लेयर मूविंग फास्टर एक्सर्ट मोमेंटम टू द लेयर मूविंग लोअर। अब मोमेंटम का मतलब ये नहीं है कि उसको वो फास्ट ही कर रही है, स्लोअर का मतलब भी मोमेंटम ही होता है, ठीक है। मोमेंटम पास कर रही है, या तो स्लो कर रही है या फास्ट कर रही है। और एक्चुअल में होता क्या है, जो इजी वे से अगर आपने एक्सप्लेन करना है, देखो मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज फर्स्ट लेयर, दैट इज सेकंड लेयर, और दैट इज थर्ड लेयर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब इसमें से जो फास्ट मूव कर रही है वो मैं 3 एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्लो वन 2 एरो से रिप्रेजेंटेड है, और ये लास्ट वन वाली 1 एरो से रिप्रेजेंटेड है। अब होगा क्या इसके अंदर, अब देखो ये वाली फास्ट मूव कर रही है 1 वाली, सेकंड वाली क्या कर रही है, लो मूव कर रही है, लोअर वेलोसिटी से मूव कर रही है, स्पीड से। तो अब होगा क्या कि जो ये लोअर स्पीड से मूव कर रही है, ये जो फास्ट मूव कर रही है उसको ये स्लो कर देगी, ठीक है। ये वाली क्या करेगी, सेकंड लेयर 1 को क्या कर देगी, स्लो कर देगी।
तो स्लो कर देगी, तो दोनों में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आ गया। एक फास्ट है एक स्लो चल रही है, तो जो फास्ट चल रही है ये उसको भी स्लो कर देगी। अब जो सेकंड है और ये थर्ड है, ये तो बिल्कुल ही स्लो चल रही है, अब ये सेकंड इसको क्या कर देगी, इसको फास्ट कर देगी। ठीक है, सेकंड जो है ऊपर वाले को तो स्लो कर रही है, नीचे वाले को क्या कर रही है, फास्ट कर रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इन तीनों लेयर्स की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये चीज क्लियर है या नहीं? 3 लेयर्स है अपने पास, मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, दोबारा देख लो, बस ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड लेयर है। ये वाली आपके पास फास्ट है, ठीक है, ये वाली एम से लिख रहा हूं मीडियम है, और ये बिल्कुल ही स्लो है। तो जो मीडियम वाली है वो अपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड को स्लो करेगी, ठीक है, और ये लोअर थर्ड लेयर है उसकी स्पीड को क्या करेगी, फास्ट करेगी। ऐसा तो ये कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि चलो अगर ये फर्स्ट लेयर है, ये आपकी सेकंड लेयर है मान के चलो, तो अब हम अगर ये सोचें कि फर्स्ट लेयर है फास्ट मूव कर रही है, तो वो सेकंड को भी फास्ट मूव करवाएगी, पर इन दोनों के अंदर कोई तो अपोजिट फोर्स लगेगा ना। जैसे हम सिंपल बात करते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्राउंड के ऊपर आप उसको क्या कर रहे हो, खींचने की कोशिश करोगे, तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अब वैसा ही इसके अंदर फोर्स लगेगा जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो आपके पास सेकंड लेयर है वो फर्स्ट को स्लो कर देगी, और जो सेकंड लेयर है वो थर्ड को क्या कर देगी, फास्ट कर देगी। अब ये जो स्लो और फास्ट है ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में ये इसकी जो स्पीड है मान के चलो v हो जाएगी, नीचे वाली लेयर है इसकी भी स्पीड v हो जाएगी, दोनों की स्पीड मैच कर गया। इसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अराइज हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो सारा सिस्टम है उसके अंदर थ्रू आउट कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो जाए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक लेयर ने एक को मोमेंटम दिया और एक किसी लेयर को क्या कर दिया, मोमेंटम, उसकी मोमेंटम दिया या उसे मोमेंटम ले लिया, ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी, किसी की स्पीड डिक्रीज कर दी। तो उसके कारण क्या होगा, जो आपके पास स्पीड है ओवरऑल लेयर्स की, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उन सभी की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और इस फिनोमेना को जिसके कारण क्या करती है कि जो फास्ट मूविंग लेयर है वो लो, जो आपके पास लोअर स्लो मूविंग लेयर है उसको क्या करती है, मोमेंटम ट्रांसफर करती है। इस चीज को बोला जाता है दैट इज योर विस्कोसिटी। और ये हमने एक्सप्रेशन निकालना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। और इन 3 टॉपिक्स में से एग्जाम में लगभग हमेशा ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होगा, यहाँ आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो फोर्स वगैरह है ना वो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज वाई हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की स्टडी कर रहे हैं। एक लेयर है वो दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, उसको स्लो कर रही है, दूसरी है उसको वो फास्ट कर रही है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में दोनों की जो स्पीड है दोनों लेयर्स की वो मैच कर जाएगी। तो मैच होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या हो गया मेरे पास, मेंटेन हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। किसी बच्चे को बस इसकी डेफिनेशन में या ये विस्कोसिटी है क्या, कैसे अराइज हुई है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है सभी को? ठीक है ना, आप 3 लेयर्स का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। एक लेयर को फास्ट कर रही है, दूसरी लेयर को स्लो कर रही है, तो कुछ टाइम के बाद में दोनों की जो आपके पास स्पीड है दैट विल बी सेम, और तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ठीक है, और उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दैट इज योर विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो चलो हमने कर लिया जो विस्कोसिटी है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है कि जो 2 लेयर्स थी, मान के चलो ये अपर लेयर है, ये आपकी लोअर लेयर है। लोअर लेयर में वेलोसिटी v है, अपर लेयर में वेलोसिटी क्या है, v प्लस dv है। और दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो मान के चलो dz डिस्टेंस है, हमने लेट कर रखी है, आपकी बुक में dy ले रखी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है ना, मैं इस साइड देखो मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस साइड नीचे आऊंगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। अगर ऐसा बिहेवियर हो, ऐसा ट्रायंगल शेप बिहेवियर हो ना, तो उसको बोलते हैं, वहां पे टर्म आती है ग्रेडियंट, जो हमने फर्स्ट टाइम के अंदर किया था। अगर याद हो किसी को, मैंने बोला था कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड कंसंट्रेशन कम है, तो एटम्स जो है वो कहां से कहां जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो ग्रेडियंट होता है। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा।
क्योंकि एक साइड वेलोसिटी ज्यादा है, एक साइड वेलोसिटी कम है, तो वो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा। और वो वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? dv डिवाइड बाय dz। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी स्पीड चेंज हो रही है, डिवाइड बाय टोटल उन दोनों के अंदर डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है? तो बच्चे ये जो है आप विस्कोसिटी वाला है, एक बार इसको बस यहाँ तक इतना कर लेना। जो हमने जो दोनों टॉपिक्स किए हैं, दोनों आपके एक्सपेरिमेंट्स थे, वो आप अच्छे ढंग से कर लो एक बार, ठीक है। बाकी ये विस्कोसिटी वाला जो आपका टोटल टॉपिक है, ये वाला और 2 टॉपिक कल करने हैं हर हालात कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो एक बार इतना ही कर लो, बाकी क्लास एंड होने वाली है, 20-30 सेकंड ही है, इसको कर लेना, बाकी डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।